हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं एमपी हिस्ट्री का टॉपिक। हम पहले प्रागैतिहासिक काल देखेंगे एंड आफ्टर हम मध्य ऐतिहासिक काल देखेंगे। आफ्टर हम देखेंगे ऐतिहासिक काल जो कि 600 बीसी से अभी वर्तमान तक चल रहा है। इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम फर्स्टली यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल को देखेंगे एंड मैंने ऑडियंस पोल में कम्युनिटी में पोस्ट किया था कि आपको किस प्रकार की वीडियोस चाहिए, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कंप्यूटर एग्ज़ाम भी कहा था और बीएससी भी कहा था। हम बीएससी की वीडियोस भी कंटिन्यू करेंगे एंड हम आज का टॉपिक देख रहे हैं एमपी हिस्ट्री का प्रागैतिहासिक काल हम देख रहे हैं। अगर आप भी कंप्यूटर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एंड यह हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो आप कंटिन्यू वीडियो में के साथ बने रहिए, इस चैनल के साथ बने रहिए। दैट्स वाई आपकी हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसे हम देखेंगे। डे वाइज डे इसका अध्ययन हम करेंगे। यहाँ पे इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 कालखंडों में इतिहास को बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और थर्ड है ऐतिहासिक काल। मैं आपको बता दूं, एक ओवरव्यू आप यहाँ से बना लीजिए कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है। प्रागैतिहासिक काल है क्या? प्रागैतिहासिक काल में हमें कुछ भी इसका लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। मतलब प्रागैतिहासिक काल जिस प्रकार से खुदाई होते गई, हमें जानकारी पता चलते गई, उस प्रकार हमने अनुमान लगाया। इसका हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, जिसे हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल में हम उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो कि जिनका हमारे पास लिखित साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन हम अनुमान लगाते हैं। फिर हम आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल के एविडेंस हमें प्राप्त हुए हैं। इसमें हमारे पास लिखित जानकारी, हमें कुछ लिपियां प्राप्त हुई हैं जो कि आद्य ऐतिहासिक काल की हैं। मतलब इसमें इस काल की हमें लिखित जानकारी तो प्राप्त हुई है, बट हम इसे पढ़ नहीं सकते क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वह हमारी समझ के परे है। मतलब अभी हमने उतने अच्छे से इस डेवलप नहीं कर पाया कि हम इस लैंग्वेज को समझ पाएँ। इतनी पुरानी लैंग्वेज को हम अभी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। एंड थर्ड है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है? ऐतिहासिक काल की हमारे पास लिखित जानकारी भी है और इसे हम पढ़ भी सकते हैं। ऐतिहासिक काल का जो स्टार्ट होता है वह कहाँ से होता है? ऐतिहासिक काल यहाँ 600 बीसी, वर्ड ऑफ ये जो ईसा मसीह का जन्म है 600 ईस्वी, उसके बाद से आज तक का जो समय है वह इतिहास कहलाता है। जैसे आज हम बात करें, आज जो डेट है वह क्या है? अगर आज 19 अगस्त है, सो आप देखेंगे जो 18 अगस्त है वह हिस्ट्री बन चुका है। इस प्रकार जो हमारे ईसा मसीह हैं जो कि 600 बीसी में इनका जन्म हुआ था, से आज तक का जो समय है वह हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे कि जो 18 अगस्त जो कल का समय है वह एक हिस्ट्री बन चुका है। अब हम देख लेते हैं प्रागैतिहासिक काल में हम क्या क्या अध्ययन करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल को अध्ययन करेंगे। मतलब हम यहाँ पर पाषाण काल, पत्थरों का, और यहाँ पे हमें पत्थरों को और हड्डियों जो हमें मिली हैं साक्ष्य, उन पे बेस्ड यहाँ पे स्टडी करनी होती है। अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें जिसकी हमारे पास लिखित जानकारी है लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसमें क्या आता है? इसमें हमारी आती है इंडियन वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल में आता है, और वैदिक सभ्यता का कुछ हिस्सा भी आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। एंड इतिहास क्या है आपको यहाँ से क्लियर है कि जो ईसा मसीह के जन्म से के बाद से आज तक का जो समय है वह इतिहास में हम देखते हैं। फर्स्टली हम देख रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। मध्य प्रदेश का इतिहास में हम बात करें तो फर्स्ट हमने काल विभाजन देखा था प्रागैतिहासिक काल। आज की वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल को ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ते जाएंगे। पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल का ही अध्ययन करते हैं। पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पाषाण काल को इसमें हम क्या करते हैं? प्रागैतिहासिक काल में इसके हमें लिखित जानकारी नहीं है और हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं। इसे हम पाषाण काल के रूप में अध्ययन करते हैं। इसे पाषाण काल भी कहते हैं। मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वह प्रारंभ कहाँ से हुआ है? प्रागैतिहासिक काल से भी बोल सकते हो आप और पाषाण काल से भी बोल सकते हो। जो पाषाण काल है इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पूरा पाषाण काल, सेकंड मध्य पाषाण काल और थर्ड है नव पाषाण काल। थर्ड जो है नव पाषाण काल में इसे डिवाइड किया गया है।
इसे पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम देखते हैं पूरा पाषाण काल। और पाषाण काल क्या है, इसकी डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। सो चलिए देखते हैं पाषाण काल है क्या। ऐसा समय जब मनुष्य पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था और जंगलों में रहता था, जानवरों का अपना भरण पोषण के लिए जानवरों का क्या करता था, शिकार करता था। पाषाण काल क्या है, पाषाण काल क्या है, इस प्रकार से अगर आपको प्री में इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं दरअसल। सो प्री एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पाषाण काल मेंस आंसर राइटिंग की जब आप बात करते हैं तो आपको डेफिनेशन लिखनी होती है। तो पाषाण काल क्या है, पाषाण काल किससे कहते हैं, तो पाषाण काल एक ऐसा समय है जब मनुष्य जंगलों में रहता था और पत्थरों के औजारों का उपयोग करता था शिकार के लिए। पाषाण काल का हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। पाषाण काल को हमने देखा था 3 भागों में बांटा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हम फर्स्टली देख रहे हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जो हमारा मानव था वह स्थायी निवासी नहीं था, वह पर्टिकुलर एक जगह में नहीं रहता था। क्यों नहीं रहता था, क्योंकि वह एक जंगल में रहता था और उससे अपने जीवन को यापन करने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए, अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए भोजन का संग्रहण करना पड़ता था। वह शिकार करता था, वह कोई भी प्रॉपर एक जगह में नहीं रहता था। क्योंकि देखो, वह जिस एरिया में रह रहा है, माना कि वह कोई एक विशेष स्थान पे अभी यहाँ रह रहा है, वह यहाँ पर रह रहा है, अपना शिकार करेगा, अपना पेट भरेगा और कुछ समय बाद वह दूसरे स्थान पे चला जाएगा और दूसरे स्थान पे शिकारों को ढूंढने लगेगा। दूसरे स्थान पर जानवरों को देखेगा, पत्थरों के औजारों से उनका यूज करके उनको मारेगा एंड अपना भरण पोषण करेगा। सो इस काल का मानव की कोई मतलब स्थायी निवासी नहीं था कि वह पर्टिकुलर एक जगह में रह रहा है और अपना जीवन यापन कर रहा है। तो मध्य पाषाण काल की एक विशेष पूरा पाषाण काल की एक विशेषता है, सॉरी गाइस, यहाँ पूरा पाषाण काल है, यहाँ का मानव जो है स्थायी निवासी नहीं था। और मनुष्य का प्रमुख कार्य क्या था, इस काल के मनुष्य का प्रमुख कार्य शिकार करना, शिकार को हम आखेटक भी कहते हैं, शिकार करना था और खाद्य का संग्रहण करना था, मतलब अपने लिए भोजन का संग्रहण करना, अपने लिए भोजन को जुटा कर रखना और शिकार करना, आखेटक करना। इस समय क्या काय का प्रयोग किया जाता था, इस समय पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया जाता था। अब हम यहाँ पर नोट्स देख रहे हैं प्रागैतिहासिक काल से, जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। प्रागैतिहासिक काल क्या है, ऐसा समय जब मनुष्य जंगल में पशुओं की तरह विचरण करता था। और इस समय जो प्रागैतिहासिक काल है, इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, हम केवल अनुमान लगाते हैं। सेकंड, इस काल में जो मानव था वह उसका प्रमुख कार्य क्या था, आखेटक करना, शिकार करना और अपने लिए भोजन का संग्रहण करना। इस काल की विशेषता क्या है, इस काल का जो मानव था प्रागैतिहासिक काल का, वह स्थायी नहीं रहता था। सेकंड है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल को हम मेसियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। यहाँ का मानव जो है, यहाँ पर भी मानव स्थायी निवासी नहीं था। जो मानव था वह स्थायी निवास तो नहीं करता था, लेकिन वह पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। उसने पशुपालन कैसे प्रारंभ किया, जंगल में वह रहता था, वह स्थायी निवास तो नहीं करता था, लेकिन अगर मैं एक उन्होंने उनके दिमाग में एक बात आई कि अब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, जानवरों को हम मारते हैं, आफ्टर सोचना प्रारंभ हो गया था मनुष्य का इस समय, हम ये कह सकते हैं कि तो उन्होंने क्या किया कि हम जानवरों को मारते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं। अगर हम कुछ ऐसा करें कि हम जानवरों को अपने साथ ही रख लें, जब हमको भूख लगेगी हम उन्हें मारेंगे और खा लेंगे। सो उससे क्या होगा कि हमें रात में जब भी मतलब हमें भूख लगे उसके लिए शिकार के लिए निकलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर हम पशुओं को अपने पास ही रख लेंगे तो हम जब चाहें तब चाहें उन्हें मारकर खा सकते हैं। तो इस प्रकार मध्य पाषाण काल का जो मानव है वह स्थायी निवास तो नहीं करता था, लेकिन उसने अपने साथ पशुओं को रखना प्रारंभ कर लिया था, पशुपालन करना प्रारंभ कर लिया था। सो पशुपालन का प्रारंभ हुआ कब हुआ, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशु का पालन प्रारंभ कर दिया गया। और भारत में सर्वप्रथम पशुपालन का साक्ष्य हमें कहाँ मिला, अब इस काल में हमारा पशुपालन प्रारंभ हो गया था, इसका हमें कहाँ से साक्ष्य मिला, तो भारत में सर्वप्रथम इसके साक्ष्य जो हैं हमें बागोर एक जिला है जो कि राजस्थान में स्थित है, एंड आदमगढ़ में हमें मिला, जो कि आदमगढ़ कहाँ स्थित है, आदमगढ़ यहाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य पाषाण काल में पशु हमें क्या क्या जानकारी यहाँ पे मिली, मानव स्थायी निवास तो नहीं करता था, लेकिन मानव ने क्या पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया था। और पशुपालन करना प्रारंभ किया था, इसका हमें साक्ष्य कहाँ मिला, भारत में सर्वप्रथम पशुपालन का साक्ष्य हमें बागोर जो कि राजस्थान में स्थित है, बागोर राजस्थान का एक जिला है, यह क्लियर होना चाहिए आपको। एंड
आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अब हम देख लेते हैं आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, एंड हम यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, और जो कि हम सिर्फ बेसिक देख रहे हैं। सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए एक हिस्ट्री का एक मतलब बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ बना देगा। सो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आदमगढ़ के बारे में अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। आदमगढ़ स्थित कहाँ है? सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए, तो यह होशंगाबाद जिले में स्थित है। जो आदमगढ़ है वह होशंगाबाद जिले में स्थित है, एंड यह बागोर जो है राजस्थान का में स्थित है, और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। और जब हमने पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल का अध्ययन स्टार्ट किया था, तो आदमगढ़ का संबंध जो है मध्य पाषाण काल में के साक्ष्य हमें आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो आदमगढ़ का संबंध मध्य पाषाण काल से है। यह मध्य प्रदेश में ही स्थित है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। हम यहाँ पर उन पुरातात्विक स्थलों को ले रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से BR जोशी ने इसकी खोज की, और 1964 में उन्हें 25,000 सूक्ष्म उपकरणों की यहाँ पर उन्होंने खोज की थी। जब BR जोशी ने इसकी खोज की थी, जो आदमगढ़ की खोज किसने की थी यहाँ से यह भी क्लियर है, तो RB जोशी ने की थी। सन कितने में की थी? तो 1964 में की थी, और यहाँ पर उन्होंने 25,000 उपकरणों सूक्ष्म उपकरणों की खोज की थी। यहाँ से हमें आदमगढ़ से ही पता चला था कि मध्य पाषाण काल में जो मानव है वह पशुपालन करना प्रारंभ कर चुके थे। मानव ने सर्वप्रथम किसको पाला था? तो हमने देखा था यहाँ पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते का अवशेष हमें प्राप्त हुआ था, तो कुत्ते का उन्होंने सर्वप्रथम पालन किया था। पशुपालन का सर्वप्रथम साक्ष्य राजस्थान के, अगर हम सर्वप्रथम की बात करें तो भीलवाड़ा जिले के बागोर से मिला है, एंड मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो यहाँ आदमगढ़ से मिला है। यहाँ पर अगर सर्वप्रथम की बात कर दी जाए कि पशुपालन का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिला है, तो यहाँ राजस्थान के भीलवाड़ा के निकट बागोर जिले से मिला हुआ है। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार मध्य पाषाण काल का संबंध आदमगढ़ से है, उसी प्रकार हमने अभी पूरा पाषाण काल भी देखा था। पूरा पाषाण काल हमने जो अध्ययन किया है उसका भी कोई ना कोई साक्ष्य होना चाहिए, तो इसका भी साक्ष्य है। इसका साक्ष्य भीमबेटका और हथनोरा है। जब हम पूरा पाषाण काल मतलब हमने जो अध्ययन किया था पूरा पाषाण काल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। जैसे हम ऊपर की पीपीटी में देखें तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल अभी हमने देखा हुआ है, पूरा पाषाण काल भी देखा हुआ है, लेकिन इसके प्लेस हमने नहीं देखे हुए थे, तो हम अभी वही देख लेते हैं। यहाँ आपको हथनोरा के बारे में जानकारी मिल जाएगी जो कि हमने पढ़ा हुआ है। अरुण शौनकिया ने सन 1982 में यहाँ खोज की थी। यह क्लियर हो गया आपको सन, मैंने बोला था कि सन क्लियर कर लेना। सीहोर जिले में स्थित है यहाँ, और 1982 में डॉक्टर अरुण शौनकिया ने मानव खोपड़ी की खोज की, जिसका नाम हमने क्या दे दिया था? नर्मदा मानव। साथ ही साथ यहाँ पे हाथी एवं घोड़े के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। यहाँ पे मैंने पीपीटी PDF बना दिया है ताकि आप स्मूथली वन लाइनर एक सेंटेंस पढ़ के सारी जानकारी कलेक्ट कर लें। भीमबेटका को हमने देखा था पूरा पाषाण काल में ही। रायसेन जिले में स्थित है यह भीमबेटका, जो कि रायसेन जिले के आवेदुल्लागंज में स्थित है भीमबेटका। इसकी खोज किसने की थी? तो श्री विष्णुधर बाकड़कर ने की थी। सन 1957 से सन 1958 में श्री विष्णुधर बाकड़कर के द्वारा भीमबेटका की खोज की गई। यहाँ से पाषाणकालीन गुफाएं मिली हुई हैं। यह गुफाएं जो है 500 से अधिक गुफाएं हैं। यहाँ पे जो 500 से अधिक गुफा समूह हैं, और शैल चित्र कितने हैं? तो शैल चित्र यहाँ पर 500 शैल चित्र मिले हैं। शैल चित्र की अगर बात की जाए तो कंफर्म आप 500 लगाएंगे, और गुफा समूह की बात की जाए तो 500 से अधिक लगाएंगे। अपनी शैल चित्रकला के लिए यह विश्व में प्रसिद्ध है, प्राचीन। यहाँ पे शैल चित्रकला जो है विश्व के लिए सबसे प्राचीनतम है भीमबेटका की। और यहाँ पर जो शैल चित्रकला है वह किस रंग से की गई है? तो लाल और भूरे रंग से यहाँ पर शैल चित्रकला देखने को मिली है। यहाँ पर 500 शैल चित्रकला वह लाल और भूरे रंग की है। यह बहुत प्राचीन है, इसलिए यूनेस्को ने सन 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में इसे शामिल कर लिया गया है 2003 में। भीमबेटका विश्व में प्रसिद्ध क्यों है? तो भीमबेटका विश्व में प्रसिद्ध है शैल चित्रों के लिए, ना कि गुफाओं के लिए। यहाँ पे 500 से अधिक गुफा समूह हैं, लेकिन यहाँ प्रसिद्ध है शैल चित्रों के लिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो भीमबेटका में कुल कितने शैल चित्र हैं, तो यहाँ पर आप लगाइएगा लगभग 500
गुफा चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। गुफा चित्र, शैल चित्र या गुफा चित्र कितने हैं? तो भीमबेटका में 500 गुफा चित्र हैं, शैल चित्र हैं। लेकिन अगर बात करें गुफा समूह की, तो आप 500 से अधिक लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर 500 से अधिक गुफा समूह हैं। लेकिन शैल चित्रों की बात करें तो यहाँ केवल 500 गुफाओं के अकॉर्डिंग 500 शैल चित्र हैं। अब शैल चित्र होता क्या है? शैल चित्र यह है, पत्थरों में आकृति उकेरी गई है। जो पूरा पाषाण काल के मानव है वह अपने स्वयं के मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे? पत्थरों के थ्रू, पत्थर में ही मूर्तियां बनाया करते थे, चित्रकारी किया करते थे। उसे ही हम बोल रहे हैं शैल चित्र। यह बहुत पुराना है, विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए यूनेस्को ने के द्वारा 2003 में इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। जो भीमबेटका है यह सबसे पुराना है और प्रसिद्ध भी है। 500 से अधिक गुफा समूह यहाँ पर प्रेजेंट हैं और 500 गुफा चित्र यहाँ पर उपस्थित है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए यूनेस्को ने 2003 में इसको विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है। अब हम यहाँ पर देखें, अब जो यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है, एक अदर पॉइंट आप यहाँ पे नोट करें। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की अगर हम बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है? यह एमपी में कहाँ स्थित है? इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। यह थोड़ा अलग क्वेश्चन है, लेकिन आप समझ लें इसे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका नाम जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है, जो कि भोपाल में स्थित है। यह एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, जो कि 1985 में है। इसका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी है। अभी हमने क्या पढ़ा हुआ है? अभी हमने पढ़ा है इतिहास के 2 पार्ट। हम देख रहे हैं एमपी हिस्ट्री के टॉपिक। इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 पार्ट में फिर डिवाइड किया गया। प्रागैतिहासिक काल क्या है इसका हमने देखा था। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है, इन सारी चीज़ों को मैंने बताया हुआ था। फिर हमने देखा था कि मध्य प्रदेश का इतिहास को, जो प्रागैतिहासिक काल है, जिसे हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं, प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। और पाषाण काल को अध्ययन की दृष्टि से 3 कालों में डिवाइड किया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हमने फिर देखा था पूरा पाषाण काल क्या होता है, पाषाण काल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखी थी। फिर आफ्टर हमने देखा था पूरा पाषाण काल में क्या हुआ। पूरा पाषाण काल के फिर हमने यहाँ पर अभी देखा हुआ है कि साक्ष्य हमें कौन कौन से मिले, किन किन स्थानों पर मिले। तो हथनोरा का संबंध पूरा पाषाण काल से है, भीमबेटका का संबंध पूरा पाषाण काल से है। भीमबेटका के बारे में पूरा देखा है, हथनोरा के बारे में पूरा देखा है। आगे फिर हमने यहाँ पर देखा हुआ है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मानव की क्या स्थिति थी, यह सब हमने यहाँ पर देखा हुआ है। फिर मध्य पाषाण काल में जो हमें साक्ष्य मिले मध्य पाषाण काल के, कहाँ कहाँ से मिले? आदमगढ़ से मिला और बागोर जिले से मिला। आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद जिले में स्थित है, इसकी खोज आर बी जोशी ने की। 25,000 से अधिक हमें छोटे छोटे यहाँ पे औजार मिले। और यहाँ से मानव के साथ हमें कुत्ते का कंकाल मिला, जिससे हमें यहाँ अंदाज लग गया कि यहाँ पर पशुपालन होता था। एंड अब हम देख रहे हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल क्या है? इससे मानव इतिहास का क्रांति काल कहते हैं। यह जो है मानव इतिहास का क्रांति काल है, क्रांति काल के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह मानव इतिहास का क्रांति काल इसे कहा जाता था। एंड मानव यहाँ पर स्थायी रहना, अब इसे क्यों क्रांति कहा गया था? मानव मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल में स्थायी रहना प्रारंभ नहीं किया था, लेकिन जब वह नव पाषाण काल में आया, मध्य पाषाण काल से वह स्थायी रहना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए यहाँ पे मतलब बस्तियाँ बननी प्रारंभ हो गई थी। अब वह स्थायी रहने लगेगा तो ऑब्वियसली वह आसपास ही रहेगा, ताकि एक दूसरे को का सपोर्ट करने लगा था, इसलिए वह स्थायी रहने लगा था। ग्राम बनने लगी थी, ग्राम और बस्ती का प्रारंभ हो गया। यहाँ पर अब वह साथ में मिलकर रहने लगा, तो यहाँ पर कृषि का प्रारंभ भी हो गया, कृषि भी करने लगा वह। और पहिए का आविष्कार भी इस काल में हुआ। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? इस कारण इसे नवपाषाण काल को मानव इतिहास का क्रांति काल कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से बनेंगे: मानव इतिहास का क्रांति काल किसे कहते हैं? नवपाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को, पूरा पाषाण काल को?
प्रागैतिहासिक काल को। अगर नवपाषाण काल दिया है तो आपको नवपाषाण काल लगाना है। इसे मानव इतिहास का क्रांतिकाल कहते हैं। यहाँ पे क्रांतिकाल क्यों कहते हैं, तो क्यों कहते हैं नवपाषाण काल को मानव इतिहास का क्रांतिकाल, क्योंकि यहाँ पे मानव ने स्थायी रहना प्रारंभ कर दिया था, ग्राम और बस्तियों में रहना प्रारंभ कर दिया था, मतलब ग्राम और बस्तियों का निर्माण होने लगा, कृषि भी प्रारंभ कर चुका था और यहाँ पर पहिए का आविष्कार भी हो गया था। इस कारण हम इसे मानव इतिहास का क्रांतिकाल कहते हैं। अब यहाँ पर नोट करिए आप, मानव ने सर्वप्रथम अब यहाँ पे पहिए का आविष्कार हो गया, तो अब कौन सी धातु का यूज किया करने लगा, अब वह धातुओं का भी यूज करना स्टार्ट करने लगा धीरे धीरे। तो मानव ने सर्वप्रथम तामा धातु का प्रयोग किया। जब उसने धातुओं का उपयोग करना, जैसे कि वह पत्थरों का औजारों का यूज करता था, जैसे वह नवपाषाण काल में आया, धीरे धीरे उसने बस्तियां बनाई, ग्राम बनाया, स्थायी निवास स्टार्ट कर दिया, कृषि करना प्रारंभ कर दिया, तो उन्होंने धातुओं का उपयोग भी धीरे धीरे शुरू कर दिया। तो सर्वप्रथम इसने किस धातु का यूज किया था, तो सर्वप्रथम मानव ने तामा धातु का प्रयोग किया था। और यहाँ पर फिर पाषाण काल यहाँ से खत्म हुआ और ताम्र पाषाण काल यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब आप यहाँ पर पीडीएफ में देख सकते हैं, हमने प्रागैतिहासिक काल को भी पढ़ चुका है, मध्य पाषाण काल को भी पढ़ चुका है और नवपाषाण काल को भी पढ़ चुका है। यहाँ पर देखिए, आखेटक था, खाद्य संग्राहक था, स्थायी निवास नहीं करता था, आग को जानता था, बट उसका प्रयोग इसे नहीं मालूम था पूरा पाषाण काल में। जब वह मध्य पाषाण काल में आता है तो पशुपालन सीख चुका था और इसने सर्वप्रथम कुत्ते का पालन किया था, अपना पालतू पशु बनाया था और यह स्थायी नहीं रहता था। मध्य पाषाण काल में भी वह स्थायी निवास नहीं करता था, लेकिन वह पशुपालन सीख चुका था और सर्वप्रथम इसने कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। अब हम आते हैं नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल में वह स्थायी रहने लगा, कृषि करना भी शुरू कर दिया, ग्राम और बस्ती की भी शुरुआत कर ली और पहिए का भी आविष्कार यहाँ पर हो चुका था। अब आप यहाँ पर कुछ फैक्ट्स देखिए। नवपाषाण काल को मानव इतिहास का क्रांतिकाल कहते हैं। क्यों कहते हैं, यहाँ मैंने बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। इन कालों का विभाजन किस आधार पर किया गया, जो हमने अभी देखा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड नव पाषाण काल। क्योंकि हमें पाषाण जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें ही हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं और इसका हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, तो हमने इनका अध्ययन किया कैसे, काल विभाजन किया कैसे, तो हमने पत्थरों के औजारों जो इनका विभाजन है पत्थरों के औजारों के आधार पर किया था और इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर समझा हुआ है। अब आप यहाँ पे डेट कंफर्म कर लेंगे कि किस काल से कौन सा काल स्टार्ट हुआ है। ये आपको पूरा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पाषाण काल की अगर हम बात करें, अगर हम मध्य प्रदेश में देखें पाषाण काल को, तो यहाँ पर देखिए, भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। तो भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड को कहा जाता है। वे एक भूगर्भ शास्त्री तथा पुरातत्वविद थे। क्वेश्चन अगर ऐसा बनता है, प्रागैतिहासिक खोजों का जनक, भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में प्रागैतिहासिक खोजों का जनक रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड को कहा जाता है और वे भूगर्भ शास्त्री थे तथा पुरातत्वविद थे। सर्वप्रथम इन्होंने 1863 में तमिलनाडु के पल्लवरम में पाषाणकालीन औजार खोजा। सर्वप्रथम हमें ये जो तमिलनाडु के 1883 में तमिलनाडु के पल्लवरम में पाषाणकालीन औजार की खोज प्राप्त हुई, मतलब हमें प्राप्त हुए जब उनकी खोज की गई। भारतीय पुरातत्वविद का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इन्हीं के समय 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कनिंघम के समय में की गई। अब यहाँ पर देखिए, भारत में अगर प्रागैतिहासिक खोजों का जनक की बात कही गई तो रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड आपको करना है। एंड अगर यहाँ पर और एक अदर फैक्ट रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड करना है। एंड 1863 में अगर सर्वप्रथम पाषाणकालीन औजार की खोज भारत में कहाँ हुई की बात कही गई, तो यह तमिलनाडु के पल्लवरम में हुई थी और 1863 में की गई थी। अगर भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक की बात कहे गए, यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल खोजों का जनक था, यहाँ पे है पुरातत्व विभाग का जनक। तो पुरातत्व विभाग का जनक में आपको अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया बताना है और यहाँ 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कनिंघम के समय में की गई। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो and do subscribe my channel for more videos and always share with your friends, that's why उनकी भी हेल्प हो जाए। यहाँ पर अभी हमने जो पढ़ा हुआ है उसी पर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के पुरातात्विक खोजकर्ता और उनके स्थान, मतलब जिन स्थानों पर उन्होंने
खुदाई की है उनके नाम पर यहाँ पर पुरातात्विक स्थल कौन कौन से हैं यहाँ पर हम वो देख रहे हैं। हम यहाँ पे स्थान देखेंगे और फिर उसके खोजकर्ता कौन है यहाँ पे वो देखेंगे। सो नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण अगर हम बात करें तो यहाँ पर आर वी जोशी ने भी किया, BHD संकलिया, मैक ब्राउन और BB इनको यहाँ पर नर्मदा घाटी सर्वेक्षण का खोजकर्ता माना जाता है। चंबल घाटी का सर्वेक्षण की बात करें तो चंबल घाटी श्री विष्णुधर बाकड़कर ने भी किया और SK श्रीवास्तव ने भी किया। जो श्री विष्णुधर बाकड़कर हैं इनका भीमबेटिका का खोजकर्ता के नाम से जाना जाता है इन्हें, तो वह भी है, लेकिन यहाँ इन्होंने चंबल घाटी का जब सर्वेक्षण हुआ था उसमें भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। सो श्री विष्णुधर बाकड़कर भी आएगा और SK श्रीवास्तव भी चंबल घाटी सर्वेक्षण में आएगा। सोन घाटी का सर्वेक्षण की अगर बात की जाए तो इसका सर्वेक्षण किसने किया है? निसार अहमद। जो सोन घाटी का सर्वेक्षण है वह निसार अहमद ने किया है। रीवा सतना क्षेत्र का सर्वेक्षण किसने किया है? तो रीवा सतना क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वो GR शर्मा हैं। यह कुछ अलग कॉन्सेप्ट हैं जो कि पुरातात्विक स्थल हमने यहाँ पे लिए हैं और उसके खोजकर्ता कौन है यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है। रीवा सतना क्षेत्र का जो खोज करता है BR शर्मा को जाता है एंड ग्वालियर क्षेत्र का जो सर्वेक्षण है वह BB लाल को जाता है। सो आई होप आपको MP हिस्ट्री का एक टॉपिक जो है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और उसके जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वह क्लियर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑलवेज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड, दैट्स वाई उनकी भी हेल्प हो जाए एंड कंटिन्यू जुड़े रहिए जिससे कि आप पूरा एंशिएंट हिस्ट्री अच्छे से पढ़ पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आपको किस प्रकार से कैसा लगा एंड किस प्रकार से और फैक्ट चाहिए कमेंट बॉक्स में अपने जो एक्सपीरियंस है ज़रूर साझा करिएगा।